अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह ज़फ़र की बहू बोल रही हूँ। 2017 में बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो 2017 से अब तक के जिसने बनाया है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जाए, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी फ़िल्म हिंदुस्तान में दिखाई जाए। तो हमारा यही ख़्वाहिश है कि आम पब्लिक के सामने उनके ऊपर जो कुछ भी बीता है वो तो आना चाहिए। आइए, ये मूवी आप लोग भी देखिए और पसंद कीजिए। तो आप लोग भी ज़रा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत मिले। सलाम, नमस्ते भारत। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुल्ताना बेगम जी से सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म 2017 में बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर बनी, लेकिन 2017 से लेकर अभी तक ये मूवी ना किसी ने देखी है, ना ही इसके बारे में कुछ सुना। आज हम ये फ़िल्म आपके लिए लेकर आए हैं और मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूँगी सुरेश शर्मा जी का, जिन्होंने इस मूवी को बनाया और बहादुर शाह की बहुत सी अच्छाइयों को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। और मैं एक आपसे ये रिक्वेस्ट या गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि हिंदुस्तान के हर कोने-कोने तक ये बात पहुँच जाए कि मुग़ल गलत नहीं थे, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी मुग़लों को लेकर इतनी गलत बातें फैली हुई हैं जिसे सुनना मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि मैं उस ख़ानदान से हूँ, उस परिवार से हूँ, तो मैं जानती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मुग़ल साम्राज्य की अच्छाइयाँ लोगों के सामने आए। तो आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र का नाम जब हम सुनते हैं या लेते हैं तो कई बातें याद आती हैं। तो एक तो वो दौर ज़फ़र का याद आता है जो उर्दू शायरी के रिश्ते से है, और एक वो कि जब हम 1857 जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो बहादुर शाह ज़फ़र का नाम तो हमें याद आएगा ही, इसलिए कि उस वक्त तमाम लोगों ने वो जो अलग अलग राजा भी थे उन्होंने अपना नॉमिनल हेड कहेंगे लेकिन हेड लीडर बहादुर शाह ज़फ़र को ही बनाया था। मुगल साम्राज्य का एक चरित्र था, हर साम्राज्य का अपना एक चरित्र होता है। मुगल साम्राज्य का एक चरित्र था जिसके कई पहलू थे। एक उनका पहलू था जिसको हम पैटर्नलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, कि बादशाह संरक्षक है, पिता है पूरी इस प्रजा का। बहादुर शाह ज़फ़र उसी चरित्र की श्रृंखला में एक कड़ी है। आखिर में कामयाब नहीं हुआ 1857, वो अलग बात है, लेकिन जो अपनी शक्ति खो चुके थे, शक्तिहीन व्यक्ति ने आखिर में इतिहास में एक बड़ी भूमिका अदा की, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहादुर शाह ज़फ़र 17वें और आखिरी मुगल बादशाह थे। उनसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के अलावा 10 और मुगल बादशाह हुए, लेकिन वे सिर्फ नाम के बादशाह थे। बहादुर शाह ज़फ़र का रोल हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरे मुगल बादशाहों से अलग है। Many people believe that the great days of the Mughals were in the 17th century, when the Mughals controlled all of India, Afghanistan, Pakistan, when the Taj Mahal was coming up. But I've always believed that for literature and for Delhi, in many ways, the high point was the reign of Bahadur Shah Zafar. But I've always been intrigued by Zafar. He's such an enormously
gentle, kind, wise, clever man. और जितने बड़े लेखक और कवि हुए हैं उन्होंने सादगी और पुरकारी ये दो शब्द इस्तेमाल किया जाता था। तो सादगी में भी पुरकारी होती है और ये आपको तो मिलेगी बहादुर शाह जफर में। बहादुर शाह मेरा नाम है मशहूर आलिम में, वो लेकिन ए जफर उनका गदाए रहनशी हूं मैं। जफर का काफी समय दिल्ली के इस जफर महल में गुजरता था। इस महल की ऊपरी मंजिल पर उनकी बैठक थी। यहां से उन्हें सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह दिखाई देती थी। जफर उनके मुरीद थे। सामने की बालकनी से वे लोगों के सलाम कबूल करते थे। शाम में यहाँ शायरी और मौसीकी का खुशनुमा माहौल होता था। उनसे नसीम सहर जाते ही उनसे नसीम सहर मेरा चैन गया मेरी नींद गई मेरा चैन गया मेरी नींद गई तुम्हें मेरी न मुझको तुम्हारी खबर तुम्हें मेरी न मुझको तुम्हारी खबर। बहादुर शाह जफर ने 19वीं सदी में उर्दू शायरी को नए मुकाम तक पहुंचाया। शाह नसीर शायरी में उनके पहले उस्ताद थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ से वे बाद में इस्लाह लेने लगे। गालिब, मोमिन, दाग, अमीर मीनाई, सदरुद्दीन आजुर्दा और इमाम बख्श साहबाई उस दौर के मशहूर शायर थे। लाल किले के मुशायरे में वे शामिल होते थे। लाल किले के जफर महल में भी शायरी की महफिल जमती थी। बुरे हैं या भले हम तुम जफर लेकिन गनीमत है, यहाँ आएंगे फिर कर न हम जैसे न तुम जैसे। जफर की हिमायत के जुर्म में अंग्रेजों ने शायर साहबाई को गोली मार दी थी। आजुर्दा की सारी जायदाद जब्त कर ली थी। एहसानुल्लाह खान ने जफर की जिंदगी में उनकी गजलें जमा करके 4 दीवान छपवाए थे। मेरी जानिब से गैरों ने लगाया कुछ न कुछ होगा, न आया वो तो उसके दिल में आया कुछ न कुछ होगा। कुल्लियात, जिसमें जफर के 4 दीवान शामिल हैं, मतवाए मुस्तफ़ाई दिल्ली से 1862 में छपा। बाद में कुल्लियात अनेक जगहों से निकला। जफर ने करीब 37,000 शेर लिखे हैं। दोस्त वह है जो मुसीबत के समय थाम ले हाथ, वह नहीं है दोस्त जो सिर्फ मालो दौलत के वक्त घेरे रहे अपने सगे संबंधियों के साथ। शेख सादी की गुलिस्तां पर उन्होंने टीका भी लिखी है। उनकी गजलों की अनेक किताबें हिंदी में भी छपी हैं। जफर की शायरी में प्यार है तो उसका दर्द भी है। उनका जो स्वाभिमान था उसने सिर नहीं झुका है अंग्रेज के सामने। और ये जफर के ज़रिए हम कह सकते हैं कि अपने मुल्क की, अपने हिंदुस्तान की, उसके अवाम की शान का वो परचम लहरा रहे थे। इसलिए उस दौर के शायरों में जब भी जफ़र को याद किया जाएगा तो बादशाह कैसे थे यह बहस की चीज़ हो सकती है, लेकिन उर्दू शायरी में उनकी अपनी एक जगह है, ख़ास तौर से उनकी सादगी, इनका स्वाभिमान और उनका दर्द। बहादुर शाह जफ़र की मैंने काफ़ी गज़लें गाई हैं और सब मकबूल हुई। उनमें से एक गज़ल मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, जिसके बोल हैं, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना सके मैं वो एक मोटे गुबार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। देखिए,
न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। ये गज़ल जो है ज़फ़र के नाम से मशहूर है और आमतौर से लोग यही समझते हैं कि गज़ल की ज़फ़र की है। लेकिन जो उर्दू लिटरेचर के हिस्टोरियंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में ये बहस और ये बात बहुत बरसों से कम 60-70 साल से चल रही है कि ये गज़ल ज़फ़र की नहीं बल्कि मुस्तर खैराबादी की है। इस दरमियान हुआ क्या, मुस्तर खैराबादी जो इत्तेफाक से मेरे दादा थे, उनकी 1927 में डेथ हुई थी। मुझे एक जगह से कुछ उनकी पुरानी पोइट्री के कागजात मिले जिसमें मुस्तर की ही हैंड राइटिंग में ये पूरी गज़ल उनकी दूसरी गज़लों और शायरी के बीच में लिखी हुई है। अब भाई कोई शायर अपनी ब्याज में, अपनी डायरी में आगे पीछे दूसरी अपनी शायरी और बीच में किसी और शायर की गज़ल तो नहीं डाल देगा, और वो भी उसमें उनका वो मक्ता भी मौजूद है जिसमें मुस्तर ही नाम इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो खैर कोई इसमें शक की गुंजाइश अब बची ही नहीं, इसलिए कि मुस्तर की हैंड राइटिंग में उनकी दूसरी तमाम शायरी भी है और ये गज़ल भी है, और उसमें तखल्लुस भी उनका मौजूद है। जो आखिरी शेर है वो न मैं मुस्तरून का हबीब हूँ, न मैं मुस्तरून का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते खुबार हूँ। तो ये इसमें तो अब कोई बहस नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ज़फ़र की जो हैसियत है, जो मुकाम है एक शायर की हैसियत से, वो एक गज़ल कम हो जाने से उस पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत काफ़ी लिखा है और बड़ा अच्छा भी लिखा है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा हो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। जफर को जब देश निकाले की सजा देकर रंगून भेजा गया तो उनके बेटे जवां बख्त भी साथ गए थे। रंगून में ही जवां बख्त के बेटे जमशेद बख्त पैदा हुए। जमशेद बख्त के बेटे थे बेदार बख्त। इन्हीं बेदार बख्त की पत्नी सुल्ताना बेगम हावड़ा में फोरशोर रोड के पास एक चाल में रहती हैं। बहादुर शाह जफर जो जंग आज़ादी के पहले सिपह सालार थे, मैं उसी परिवार की बहू हूँ। लड़का हमारा एक है, वो बेचारा अपना गाड़ी वाड़ी चलाता है, कमाल बख्त नाम है उसका। और उसके बाद लड़की है सीमा बेगम, उसके बाद है रौनक ज़मानी बेगम, उसके बाद है तरन्नुम जहाँ, उसके बाद है तनवीर बेगम, उसके बाद है आखिरी में जीनत महल। जफर की यह चौथी पीढ़ी कलकत्ता के मामूली इलाके में पैदा हुई, लेकिन जफर दिल्ली के लाल किले में पैदा हुए। उनकी माँ लालबाई हिंदू थीं। वे लाल किले में दीवाने आम के पीछे रहती थीं। जफर 11 भाई थे, उनकी 6 बहनें थीं। जफर सबसे बड़े थे। बचपन में उनका नाम अब्बन था। पिता अकबर शाह सानी सूफी और शायर थे। दादा शाह आलम भी शायर थे। जफर बादशाह बने 1837 में। उस समय 62 साल के थे। जीनत महल से इसके 3 साल बाद शादी की। जीनत उस समय 19 साल की थी। जीनत की शादी में मेहर के बतौर 7 लाख रुपए तय हुए थे। जीनत को सुंदर पहनावों का शौक था। जफर की चौथी पत्नी शराफतुल महल मिर्जा मुगल की मां थीं।
गायिका मानबाई से जफर ने 72 की उम्र में शादी की और उन्हें अख्तर महल का खिताब दिया। मिर्जा फखरू, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा मुगल सहित उनके 16 बेटे थे। 31 बेटियां थीं। अंग्रेजों ने 1857 के बाद जफर के अनेक बेटों को फांसी दे दी थी। अंडमान जेल जफर के ज्यादातर बेटों का अंतिम मुकाम बनी। जिन गलियन में पहले देख, जिन गलियन में पहले देखे, लोगन के रंग रलियां थे, फिर देखा तो उन लोगां बिन सुनी पड़ी वो गलियां थे। बहादुर शाह जफ़र पर मालूम ऐसा होता है कि पुराने कंपोजिट कल्चर का बहुत असर था। उन्होंने उर्दू में जो शायरी की, एक तो वो नए अंदाज की थी कि बहर और काफ़ी और रदीफ़ से ज़्यादा खेल खेला जाए, जिसे आजकल कोई पसंद नहीं करता। लेकिन उनकी जो तख़य्युली शायरी थी, फ़िलोसॉफ़िकल शायरी थी, वो पुराने फ़ारसी और उर्दू ट्रेडिशन में थी जो मीर से मिलती थी। और इसी के साथ वो हिंदी के दोहे भी तसनीफ़ करते थे, भजन भी। होली पर भी एक उन्होंने तसनीफ़ किया, पंखे पर नज़्म लिखी, पंजाबी में भी तसनीफ़ की। तो एक तरह से वो जो हमारी पुरानी कंपोजिट कल्चर जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र हमारे संविधान में भी है, उसके वो नुमाइंदे हुए। बादशाह के रूप में जफर ने सभी जमात के लोगों को बराबर अहमियत दी। हिंदुओं की भावनाओं का खास ख्याल रखा। कहा जाता है कि जो रामलीला ग्राउंड है दिल्ली में, वो रामलीला ग्राउंड इसलिए बना क्योंकि बहादुर शाह जफर ने वहाँ पर पहली रामलीला कराई थी, शायद 1845 में या उसके आसपास। रामलीला की वह परंपरा आज भी जारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक फैसला उसने लिया था कि ईद के दिन किसी गाय को ज़िबा नहीं किया जाएगा। ये एक फैसला उन्होंने बड़े गंभीरता से और बड़े सख्ती से लिया। जफर ने दिल्ली में फूल वालों की सैर जैसे उत्सव को बढ़ावा दिया। इसमें हिंदू और मुसलमान ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दरगाह पर साथ साथ फूलों की चादर चढ़ाते थे। फिर एक साथ योगमाया के मंदिर जाकर उन्हें फूलों का पंखा भेंट करते थे। यह परंपरा अब तक चल रही है। 100 रुपए का सहयोग देकर जफर फूल वालों की सैर के उत्सव में मदद करते थे और उसमें शामिल होते थे। भाईचारा जफर के स्वभाव में था। कालीन पर मसनद के सहारे बैठकर वे लोगों से मिलते थे। हुक्का पीने का शौक था। चौपड़ खेलते थे। जफर आमतौर पर कमखाब का पायजामा और चोगा पहना करते थे। कुरान की आयत छपा यह छोटा कुर्ता भी वे पहनते थे ताकि बुरी नजर से बच सकें। संगमरमर की इस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने बागी सिपाहियों से बात की थी। लाल किले पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने जफर का यह ताज नीलाम कर दिया था। यह ताज अब लंदन में विक्टोरिया के संग्रह में है। जफर सुंदर अक्षर लिखने वाले अच्छे कैलीग्राफर थे। बहुत सारे बंदों के साथ से बेहतर है अकेले रहना। उनकी दावात और कैंची में भी एक सुंदरता है। लिखने के लिए वे रोशनारा बाग की इस सुंदर इमारत में आ जाया करते थे। अपनी काफी गजलें उन्होंने यहीं बैठकर लिखी थी। बादशाहे खूबान जहां तेरी मोहनी सूरत पे कुर्बानी, मैंने जो तेरी जबीं पे नजर की, मैंने जो तेरी जबीं पे नजर, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया,
मेरी गई, क्या कहियो उनसे नसीम सहर। जफर को सुंदर इमारतों का शौक था। उन्होंने कई पुरानी इमारतों को नया रूप दिया। कुदसिया बाग मस्जिद की उन्होंने मरम्मत कराई थी। लाल किले के पास की सुनहरी मस्जिद को नया रूप दिया था। दोनों ही मस्जिदें कुदसिया बेगम ने बनवाई थीं। वे 12वें मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले की बेगम थीं। जफर ने अनेक सुंदर इमारतें भी बनवाईं। सफेद संगमरमर का हीरा महल उन्होंने लाल किले के अंदर बनवाया था। यहाँ खुले में वे सुबह शाम बैठा करते थे। हीरा महल के सामने जफर ने एक कुआं भी खुदवाया था। इस कुएं पर फारसी में लिखे अपने एक शेर में उन्होंने कहा है, इस यादगार कुएं का मीठे शरबत जैसा पानी जिंदगी देने वाला है। हयात बख्श बाग के हौज में उन्होंने एक छोटा जफर महल बनवाया था। सलीमगढ़ किले की दीवार में यह यमुना गेट जफर का बनवाया हुआ है। इस गेट से होकर वे अक्सर यमुना में मछली पकड़ने जाते थे। सलीमगढ़ किले में जाने के लिए यह गेट जफर ने बनवाया था। उन्होंने जामा मस्जिद के दरगाह आसार शरीफ को भी नया रूप दिया। इसमें हजरत मोहम्मद की यादगार वस्तुएं रखी हुई हैं। महरौली के जफर महल का हाथी दरवाजा जफर का बनवाया हुआ है। किसी मुगल का बनवाया यह अंतिम विशाल दरवाजा है। जैसे बेदार साहब कहते थे, सुल्ताना तू घबरा नहीं, तुझको फकर होना चाहिए, तू किसकी बहू है और किसकी बीवी है। जाने दो, तेरे लिए हम यादगार एक बांस का ताजमहल बना देंगे। शाहजहां तो ताजमहल बना गए, हम बांस का बना देंगे। वो कहते थे, आज हर एक दुनिया का एक जर्रा हुआ है बेदार, हाय बेदार मुकद्दर मेरा बेदार है। जफर को कबूतर पालने का बहुत शौक था। आज भी उनके खास महल के ऊपर हजारों कबूतर बैठे रहते हैं। यह खास महल जफर का ख्वाबगाह था। सवेरे जल्दी उठते थे। इस तस्वीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ते थे। फिर इस बर्तन में गंगा जल पीते थे। नाश्ते के बाद हयात बख्श बाग का चक्कर लगाकर दीवाने आम पहुंच जाते थे। यहाँ लोगों की अर्जियां सुनते थे। फिर दीवाने खास में जाकर उस्ताद ज़ौक़ से अपनी नई लिखी गजल पर इस्लाह लेते थे। शाम को लाल किले के इस जफर महल में मुशायरा होता था या जफर की गजलों पर रंग महल में कथक। रात को 10:30 के बाद जफर परिवार के साथ खाना खाते थे। बटेर का कोरमा और मछली का कबाब वे शौक से खाते थे। खाने में वे मिर्च मसाला बहुत पसंद करते थे। किले में दावतें होती रहती थीं। लाल किले की दावत में एक बार 25 तरह की रोटियां और 50 तरह की मिठाइयां बनी थीं। मेरी शादी 12-13 साल की उम्र थी तो बेदार साहब की एक खाला, वहाँ कलकत्ते में मेहंदी बगान एक जगह है, उनकी खाला वहाँ रहती थी और हमारी माँ की भी खाला रहती थी। तो वो बोली कि देखो अपनी लड़की का शादी इनसे करा दो। तो अकबर बादशाह के खानदान से, मुझको क्या मालूम, हम तो खेल रहे हैं अकबर बादशाह कौन है। तो उनका उम्र वही 45 साल उस वक़्त। मेरी शादी 15 अगस्त को हुई। वो बोले कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन हम शादी करेंगे। और उनकी पैदाइश तो 22 दिसंबर 1920 की। 1921 में उनके नाना वहाँ से जब जमशेद बख्त का इंतकाल हो गया तो प्यारे मिर्ज़ा जो उनके नाना थे वो उनको फूल की टोकरी में रंगून से छुपाकर इंडिया ले आए। प्यारे मिर्ज़ा का इंतकाल जब बेदार वक्त 18 साल के थे
तो उनका इंतकाल हो गया, तो बेदार बख्त खुद भागने लगे। 47 में जब आज़ादी मिली तब उनको जाहिर किया गया कि ये मुग़ल का बच्चा है। उसके बाद 1960 में उनको नेहरू ने पेंशन देना शुरू की, 250 रुपए। तो शादी के बाद फिर जब कहा गया कि भाई हमारा बच्चा है और हमने शादी कर ली है, तो उस वक़्त किया 400 रुपए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50,000 मुझको और 50,000 टीपू सुल्तान के ख़ानदान को भेजा। फिर जब प्रतिभा पाटिल से जब मैं मिली, किसी ने मिलाया, तो उन्होंने 6,000 रुपया 2010 से मुझे मिल रहा है। पापा ने भी मेरे बहुत मेहनत की है। वो पत्थर का थोड़ा ये करते थे, जो आता ना स्टोन, वो कलकत्ता में कवलेसरी बोल के जहाँ हम लोग रहते थे, तालतला, वहाँ लगाते थे डैडी। फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम रहता था वो सॉल्व करते थे डैडी। कुछ उन्होंने हकीमी दवा का भी ये किया था, वो भी इंसान सबको देते। उसके बाद ये सब जो नग होता है इसका भी कारोबार किए। वो फुटपाथ पे बैठ के बेचा करते थे। दादा जो थे बहादुर शाह जफर, उनका डायरी उनके पास था। अब वो खुद शेर लिखते थे। मेरे डैडी का आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। एक गाना गाते थे वो, कौन सा गाना? ओ ये गाना था, क्या करूँ सजनी आए न बालम, ये गाना गाते थे। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जब हमसे कुछ भी ना हो पाया तो हमने कुछ दिन, साल 2 साल चाय की दुकान फुटपाथ पे किया। तो उसके बाद हमने बड़ा बाजार से कुछ कपड़ा उठाए, वो कपड़े का बिजनेस किया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। फिर हमने वो रोटी, रोटी का ये बनाए, ठोंगा बनाए। फिर यहाँ जब से आए तो इन लोग का चूड़ी मोती गूंथना है, चूड़ी बनाना है। मैं उनको एक मुग़ल ख़ानदान के राजा के हिसाब से नहीं, पहले मैं उनको वो देखती हूँ, उन्होंने देश के लिए सबसे पहले तलवार उठाए। बहादुर शाह जफर एक शख्स थे जिनके अधीन सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे क्षेत्रों के लोग, यहाँ से वहाँ तक, पूरे भारत के तो नहीं लेकिन भारत के ज़्यादातर हिस्से के लोग उनमें उनके नेतृत्व के अधीन इकट्ठे हुए। वो अपने आप में एक बड़ी बात है। 11 मई 1857 को सुबह 8 बजे मेरठ के विद्रोही सैनिक लाल किला पहुंचे। वे बादशाह जफर के खास महल के पास मुसम्मन बुर्ज के नीचे जमा हुए। घुड़सवार विद्रोही सैनिक 50-60 थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान को लूटने और यहाँ का धर्म खराब करने वाले अंग्रेजों को वे देश से बाहर निकालना चाहते हैं। इसमें बादशाह जफर उनकी अगुवाई करें। बादशाह उस समय तस्बीह खाने में थे। शोर सुनकर वे बाहर आए। उन्होंने अपने सुरक्षा अधिकारी कैप्टन डगलस और वजीर आजम एहसान उल्लाह खान को बुलाया। उन्हें मामले की जांच करने के लिए कहा, लेकिन कलकत्ता गेट पर विद्रोही सिपाहियों ने दोपहर से पहले ही कैप्टन डगलस और कमिश्नर फ्रेजर को घायल कर दिया। दोनों जख्मी हालत में लाहौरी गेट लौटे। गेट के ऊपर बने कमरों में जाने लगे, लेकिन लाहौरी गेट के कमरों में जाने वाली इन्हीं सीढ़ियों पर तलवार से फ्रेजर की हत्या कर दी गई। इसके बाद विद्रोहियों ने लाहौरी गेट के ऊपर बने कमरों में जाकर जख्मी कैप्टन डगलस और पादरी जेनिंग्स की हत्या कर दी। दोपहर तक विद्रोही सिपाही दीवाने खास और तस्वीह खाने तक फैल गए। जफर अपने खास महल से निकलकर दीवाने खास में आ गए। वे विद्रोही सिपाहियों का साथ देने के लिए राजी हो गए। जफर के इस फैसले ने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा बदल दी। विद्रोही सिपाहियों ने उनके शहंशाह हिंद बन जाने का ऐलान किया। अगले दिन पूरी दिल्ली में मुनादी कर दी गई कि मुल्क पर अब बादशाह जफर का फिर से अधिकार हो गया है। इसके बाद बादशाह जफर के नाम से अनेक सिक्के भी ढाले गए। बहादुर शाह जफर ने चाहे शुरू में बगावत का साथ देने में देर की, लेकिन जब एक दफ़ा उन्होंने साथ देना शुरू किया तो मेरे ख्याल में बहुत ईमानदारी से दिया। जफर ने बेटे मिर्जा मुगल को क्रांतिकारी सैनिकों का कमांडर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग तेज कर दी, लेकिन शुरू में ही लाल किले के अंदर
अंग्रेजों के कत्ल की एक भयंकर घटना हो गई। इस नक्कार खाने के सामने एक हौज था। उसके किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे विद्रोहियों ने तलवार से 49 अंग्रेजों की हत्या कर दी। उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। वे लाल किले के पास अंग्रेजों के बारूद खाने में छिपे हुए थे। विद्रोही सिपाही इन्हें वहीं से पकड़ लाए थे। जब अंग्रेजों ने जफर पर मुकदमा चलाया तो उन्होंने इस हत्याकांड को उनके खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, जबकि जफर ने अंग्रेजों के कत्ल की इजाजत नहीं दी थी। इसको एक आम लोगों का विद्रोह, आम लोगों की आज़ादी की लड़ाई तो बहुत दिनों से इतिहास में मान लिया गया है। इसमें कोई अब विवाद जैसी जगह नहीं है। इसके कई पहलू हैं। गदर इसलिए है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह किया, तो गदर भी है। इसमें सामंतों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जितने ज़मींदार जागीरदार वगैरह थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई इलाकों से, उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया अंग्रेज़ी हुकूमत का। तो सामंतों का भी अपना रोल है। ये तो अब बिल्कुल माना हुआ तथ्य है कि इसमें आम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। हर वर्ग के लोगों ने इसमें शिरकत की। इसी बीच बख्त खान दिल्ली आकर जफर से मिले। बख्त खान लंबे समय तक अंग्रेजों की फौज में रह चुके थे। जफर ने अनुभवी बख्त खान को मिर्जा मुगल की जगह विद्रोही फौज का सेनापति बना दिया। जफर अब दीवाने आम में आकर जंग के हालात की समीक्षा करने लगे। अगस्त में उन्होंने दीवाने आम में बैठकर आखिरी बार जंग की समीक्षा की। विद्रोहियों को सलाह दी कि अब हमें दिल्ली के बदले देश के दूसरे हिस्सों में जाकर जंग को आगे बढ़ाना चाहिए। दीवाने आम में जफर या किसी भी मुगल बादशाह का यह अंतिम दरबार था। कानून के जानकार फजले हक खैराबादी ने जंग और हुकूमत के संचालन के लिए जफर के आदेश से एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया था। मेरे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे फजले हक खैराबादी, वो बड़े लर्नड आदमी थे, बड़े काबिल आदमी थे। लॉ, लॉजिक, फ़िलासफ़ी ये उनका सब्जेक्ट था। अपने वक्तों में अवध में वो सदरुल सुदूर यानी जो चीफ जस्टिस कहलाता था वो भी रहे थे। गालिब का जो दीवान जिसे हम आज देखते हैं ये फजले हक खैराबादी ने ही एडिट किया था और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पूरा हिस्सा लिया। एक काउंसिल बनी हुई थी, ये तो मेरठ में जो हुआ उसकी वजह से एक तरह से मामला जल्दी शुरू हो गया, वरना जो प्लानिंग चल रही थी वो एक काउंसिल थी 21 आदमी की जो इस पे काम कर रही थी कि भाई कैसे करना है ये काम और अंग्रेज़ को कैसे निकालना है और अगर वो निकल जाएंगे तो क्या होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्रॉ किया गया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके लिखने वालों में सबसे पहला नाम जो है फजले हक खैराबादी का था। 1859 में 1859 में मई 27 को फायर क्वीन नाम के एक जहाज़ से कलकत्ता से उन्हें भेजा गया अंडमान और फिर 1861 में उनकी वहीं डेथ हुई। लेकिन इस अरसे में उन्होंने फिर वहाँ एक किताब लिखी, वहाँ भी उस जेल में उन्होंने किताब लिखी जो अवेलेबल है, बागी हिंदुस्तान। और उसमें उन्होंने जो अंग्रेज़ के जुल्म थे उस ज़माने के या जो उस ज़माने में एक्सप्लॉयटेशन था उसकी बहुत डिटेल से उसके बारे में लिखा। जॉन निकल्सन ने सितंबर में अपनी फौज के साथ कश्मीरी गेट पर भारी हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन खुद वह बुरी तरह घायल हो गया जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। हमले के दौरान निकल्सन ने इसी दूरबीन और खूनी तलवार का इस्तेमाल किया था। 1857 में 40,000 विद्रोही सिपाही शहीद हुए थे। कश्मीरी गेट पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली के लोगों से बदला लेने के लिए उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जफर ने अपनी एक नज्म में लिखा, गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है, करूं उस सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना फिगार है। ये रियाए हिंद तबाह हुई, क्या क्या न उस पे जफा हुई, जिसे देखा हाकिम वक्त ने कहा ये भी काबिले दार है। मुझे तो अपने बचपन से याद है कि जो नज़में गाई जाती थी इस मुल्क में राष्ट्रीय आंदोलन में,
उनमें इस नज़्म की बहुत बड़ी जगह थी। मेरी खाला रेहाना तैयब जी जो गांधी जी के आश्रम में थी, वो और मेरी वालदा उनकी छोटी बहन थी सुहैला तैयब जी उस वक्त, तो ये दोनों अहमदाबाद सेशन गई थी अपने वालिद अब्बास तैयब जी जो गांधी जी के एसोसिएट थे। तो गांधी जी ने इनसे कहा था कि तुम लोग वंदे मातरम गाओ और गई यक बयक जो हवा पलट गज़ल है उसे गाओ। तो इन दोनों ने ये गाई थी अहमदाबाद कांग्रेस में दिसंबर 1921 में। ये मुझे बताया गया कि गांधी जी को ये बहुत पसंद थी। गई यक बयक जो हवा पलट, नहीं दिल को मेरे करार है, करूं इस सितम का मैं क्या बयां, मेरा गम से सीना पुकार है। 18 सितंबर को अंग्रेज चांदनी चौक तक आ गए। जफर को लग गया अब लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा होने वाला है। जफर ने 19 सितंबर की रात अपने खास महल में अकेले गुजारी। अगले दिन 20 सितंबर को दिन निकलने से पहले ही जफर खास महल के नीचे बने इस खिजरी गेट से बाहर निकल गए। यहां से जफर हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे। दरगाह के बरामदे में दरवाजे से पीठ टिकाकर बैठ गए। दरगाह की देखभाल करने वाले गुलाम हसन चिश्ती ने 3 दिनों से भूखे जफर को यहीं बरामदे में बेसन की रोटी खिलाई। खाने के बाद जफर ने गुलाम हसन को अपनी बादशाहत की मुहर सौंपी। उसके बाद हजरत मोहम्मद के 5 बाल भी उन्हें सौंप दिए। ये बाल कई पीढ़ियों से मुगल परिवार ने संजो रखे थे। आज भी इन बालों को देखने के लिए इस दरगाह में हजारों लोग कतार में खड़े दिखाई देते हैं। जफर के निकल जाने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न कारखाने में नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज खत्म हो गई। वह एक अंग्रेज स्टाफ सर्जेंट का निवास बन गया। दीवाने आम में अंग्रेज अफसर आराम फरमाने लगे। वहां अब मनोरंजन और गपशप का माहौल था। दीवाने आम के पीछे बादशाह के खास प्रवेश द्वार को कैंटीन बना दिया गया। रंगमहल अफसरों का मेस बन गया। यहाँ वे लंच और डिनर करने लगे। मुमताज महल को बिल्कुल बदल दिया गया। वह फौजी कैदखाना बन गया। हौज में बने छोटे जफर महल में मुशायरा होता था। अंग्रेज अफसरों ने उसे स्विमिंग पूल बना लिया। हयात बख्श बाग में सुंदर फूलों की क्यारियां थीं। वहां अब अनेक टॉयलेट बना दिए गए। अंग्रेजों ने लाल किले के मशहूर दरवाजे लाहौरी गेट का नाम बदल दिया। जफर का लाहौरी दरवाजा अब विक्टोरिया गेट हो गया था। जफर अब लाल किले में नहीं, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर थे, जहां से उन्हें आगे का सफर तय करना था। निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से निकलकर जफर हुमायूं के मकबरे में आ गए। हुमायूं के मकबरे का यही वह कमरा है जहां गिरफ्तारी से पहले जफर ने आजाद इंसान के रूप में आखिरी रात गुजारी। इसी रात बख्त खान पूर्वी गेट से जफर से मिलने पहुंचे। ये बख्त खान और उनके साथियों का फैसला था कि अब दिल्ली पे रेजिस्टेंस नामुमकिन है, तो अब दोआब में जाना चाहिए। और एक्चुअली ये कोई गलत फैसला नहीं था। जफर ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उनके वजीर आजम एहसान उल्लाह खान और रिश्तेदार इलाही बख्श ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इलाही बख्श ने अंग्रेज अफसर विलियम हॉडसन को बता दिया कि जफर हुमायूं के मकबरे में है। अगले दिन हॉडसन जफर को गिरफ्तार करने के लिए एकदम सुबह हुमायूं के मकबरे पहुंचा। जफर की गिरफ्तारी 21 सितंबर 1857 को मकबरे के पश्चिमी गेट की ओर जाने वाले इसी रास्ते पर हुई। जफर के सामने आते ही हॉडसन ने पहले जफर से उनकी तलवार ले ली, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जफर साहब ने घुटना नहीं टेका अंग्रेजों के आगे, मिट्टी से वफादारी की है, लेकिन हमारे बच्चे सीना सर उठा के तो चल सकते हैं। हॉडसन ने जफर को गिरफ्तार करने के अगले दिन
3 मुगल शाहजादों मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान को भी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। मिर्ज़ा मुगल से उनकी तलवार ले ली, फिर तीनों शाहजादों को इस काबुली दरवाजे पर लाकर गोली मार दी। तब से इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। इन शाहजादों ने क्रांति के सिपाहियों की अगुवाई की थी। हॉडसन ने तीनों शाहजादों की लाशें 3 दिनों तक चांदनी चौक की कोतवाली पर लटकाए रखी थी। हुमायूं के मकबरे से जफर को गिरफ्तार करने के बाद पहले थोड़े समय के लिए उन्हें लाल किला ले गए। उसके बाद उन्हें चांदनी चौक के पास पत्नी जीनत महल की हवेली में ले आए। अपनी बनाई इस हवेली में भी जफर कुछ समय तक कैद रहे। एक अंग्रेज अफसर जॉर्ज कैंपबेल ने यहाँ कैदी जफर से मुलाकात की थी। कैंपबेल ने देखा था कि जफर पिंजरे में बंद जानवर की तरह रखे गए थे। जफर के गार्ड उनसे खड़े होकर सलाम करने के लिए कह रहे थे। मुगल हुकूमत इसलिए ख़त्म हुई कि देखिए, घर के चिराग से घर को आग लगती है। तो जैसे कि इलाही बख्श, उनके समधी, वो एक एक रत्ती का रिपोर्ट देते थे कि जफर साहब क्या कर रहे हैं, खांस रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक एक रिपोर्ट फिरंगियों को देते थे। एक धारणा ये भी है कि बहादुर शाह जफर की जो बेगम थी जीनत महल, जो उनकी सबसे चहेती बेगम थी, मिली हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। वो तैयार हो गई थी इस बात पर कि बहादुर शाह जफर समर्पण कर देंगे, लेकिन उनकी जीवन की सुरक्षा की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी दे देगी। ये भी माना जाता है। जीनत महल पर जब कुछ क्रांतिकारियों को शक हुआ कि वे अंग्रेजों से मिली हुई हैं, तो वे उनकी हवेली का दरवाजा तोड़ने के लिए यहाँ पहुंचे। लेकिन यह दरवाजा इतना मजबूत था, जो आज तक दिखाई दे रहा है, यह उनसे नहीं टूटा और वे लौट गए। हो सकता है कि जीनत महल ने ये इस नतीजे पर पहुंच करके कि अब इनके सफलता का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो उनकी जान बचाने के लिए इस पर तैयार हो गई। बहुत मुमकिन है। जीनत महल की हवेली में कुछ समय तक रखे जाने के बाद जफर को यहाँ लाल किले के दक्षिणी इलाके में नासिर हुसैन मिर्जा के मकान में ले आए। यहाँ पर वे 4 महीने 6 दिन तक कैद में रहे। जफर के मुकदमे की सारी कार्यवाही उन्हें इसी सफेद मकान में रखकर पूरी की गई। एल्सबरी के एक राजनेता और इतिहासकार ऑस्टिन हेनरी लेयर्ड इस कैद खाने में जफर से मिले थे। उन्होंने देखा था कि जफर एक साधारण से पलंग पर बैठे थे। जफर ने लेयर्ड को अपनी बांह का घाव दिखाया था। उस पर मक्खियां बैठ रही थीं। लेयर्ड को जफर ने बताया कि वे अपनी मर्जी से हकीम को नहीं बुला सकते। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। लेयर्ड जब लंदन गए तो उन्होंने जफर के साथ हो रहे इस बुरे बर्ताव के लिए ब्रिटेन सरकार की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन तकलीफ की इस हालत में भी जफर का गजल लिखना जारी था। बहादुर शाह जफर पर इसी दीवाने खास में अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। मुकदमे की कार्यवाही 1858 की जनवरी से मार्च के बीच चली। इस दौरान 21 दिन अदालत बैठी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जज के रूप में कर्नल डॉस सामने के डायस पर बैठते थे। 4 महीने पहले तक जफर खुद इस डायस पर बैठकर फैसले किया करते थे। अब उसी डायस के सामने उन्हें अपराधी के रूप में नीचे फर्श पर बिठाया जाता था। सुनवाई के दूसरे दिन बीमार जफर वहीं फर्श पर बेहोश हो गए थे। अंग्रेजों की अदालत में जफर पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने बेटे मिर्जा मुगल, बख्त खान और अवाम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया। अंग्रेजी हुकूमत की रियाया होने के बावजूद राजभक्ति के उसूलों का पालन नहीं किया।
खुद को शहंशाह हिंद ऐलान करवा दिया और दिल्ली पर नाजायज कब्जा कर लिया। लाल किले में 49 अंग्रेज औरतों, बच्चों और मर्दों का कत्ल करवाया। जफर ने अपने पर लगाए इन सारे आरोपों का खंडन किया और वारदात को हालात का अंजाम बताया। बहादुर शाह जफ़र पर जो मुकदमा चलाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से और जनवरी से मार्च 1858 में दिल्ली में चला, उसके 2-3 पहलू हैं। पहली तो ये कि उसमें वो एक फ़ौजी कोर्ट थी जिसमें 3 फ़ौजी अफसर थे। वो मामूली कचहरी के सामने नहीं चला था, तो उसे किसी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ ये थी कि उस कचहरी से ये कहा गया कि साहब क्योंकि हमने इनकी जान बख्शिश कर दी है इसलिए आप कोई सज़ा नहीं दे सकते, सिर्फ इनको बदनाम कर सकते हैं। बहादुर शाह जफर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकदमा चलाया वो वैध तो बिल्कुल ही नहीं था, किसी सूरत में नहीं था। वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कानून की व्यवस्था में भी वैध नहीं था कि आप अपने सॉवरन के ऊपर मुकदमा चलाएं। ये असंभव है, किसी सॉवरन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक वह सॉवरन है। तो अपने द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के मुताबिक ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल अवैध काम किया उन पर मुकदमा चलाकर। बहादुर शाह जफर पर जो ये मुकदमा चलाया गया वो 1858 का है, जब इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है वो नहीं था और इस किसी भी अपराध की कोई भी परिभाषा सुनिश्चित नहीं की गई थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उस अपराध की परिभाषा अपने हिसाब से सुनिश्चित की और जफर पर लगाए गए चारों आरोपों को उन्होंने आसानी से साबित कर लिया। अंग्रेजों की अदालत ने जफर को सभी आरोपों का दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा दी, लेकिन हॉडसन ने चूंकि उनसे जान बख्शी का वायदा किया था इसलिए उन्हें देश निकाला देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुल मिलाके इस मुकदमे में अंग्रेजों ने 21 गवाहों को पेश किया। उन 21 गवाहों में से जफर के वकील ने केवल 6 गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया। कोर्ट की जो कार्यवाही थी वो अंग्रेजी में हो रही थी और जफर को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी और अंग्रेजों को उर्दू समझ में नहीं आती थी। इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे को कितनी अपनी बात समझा पाए ये कहना मुश्किल है। और इस काम के लिए अंग्रेजों ने जितने भी उर्दू के दस्तावेज थे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया और वो जो अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेट किया वो कितना, और ट्रांसलेट करने वाले भी अंग्रेज थे और वो कितना न्याय संगत था इसको भी नहीं कह सकते हैं। मुकदमे की कार्रवाई में कई बार जफर ने अपने सिग्नेचर और अपनी हैंडराइटिंग को डिनाई भी किया, उसको रिकॉर्ड में कंसीडर नहीं किया गया। उसके अलावा जो जफर के वकील थे गुलाम अब्बास, जो कि उनके दोस्त थे, वो भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। कैसा मुकदमा चल रहा था जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष की भाषा ही समझ में नहीं आती थी। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने जफर को इस मुकदमे के खिलाफ अपील का अधिकार भी नहीं दिया। फैसले में ही लिख दिया गया कि आपको अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। तो हम इसमें आसानी से कह सकते हैं कि ये पूरा मुकदमा एक तरफा था, एक तरफा इसकी कार्यवाही चली और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने फैसला लिख दिया। न वो ताज है न वो तख्त है, न वो शाह है न दयार है, कटे गम ही निकले जो दम मेरा, मुझे अपनी जिंदगी बार है। ऐ जफर यह थी तुम्ही तक इंतजामे सल्तनत, अब न आगे वली अहदी अब न नामे सल्तनत। जफर दिल्ली के अपने आखिरी दिनों में सलीमगढ़ किले के कैद खाने में रहे। उन्हें नासिर हुसैन मिर्जा के मकान से बाद में यहां ले आए थे। फैसला सुनाए जाने के 7 महीने बाद 7 अक्टूबर 1858 को यहीं से जफर देश निकाले की सजा भुगतने के लिए रवाना किए गए। कलकत्ता गेट से सुबह 4 बजे जफर बाहर निकले। वे बैलगाड़ी पर थे। पत्नी जीनत, बेटे जवां बख्त और शाह अब्बास उनके साथ थे। 25 और लोग भी थे। कलकत्ता गेट से निकलकर यमुना के इस नाव वाले पुल से गुजरते हुए आखिरी मुगल जफर ने दिल्ली को अलविदा कहा। जफर पहले कानपुर पहुंचे। उनके साथ चल रहे अंग्रेज अफसर ओमैनी ने दिल्ली के कमिश्नर सॉन्डर्स को पत्र लिखा कि जफर ने कानपुर में पहली बार रेल देखी। स्टेशन पर इंग्लिशमैन की धुन बज रही थी।
जफर को बहुत मजा आया। कानपुर से जफर इलाहाबाद किले में लाए गए। यहीं जफर को रंगून भेजने का आदेश आया। यह जानकर साथ के आधे लोग दिल्ली लौट गए। इलाहाबाद से मिर्जापुर आकर जफर पानी के जहाज पर सवार हुए। 15 दिनों के बाद वे कलकत्ता के पास डायमंड हार्बर पहुंचे। 4 दिसंबर 1858 को फिरंगियों ने बहादुर शाह जफर को इसी डायमंड हार्बर के बंदरगाह से उनको रंगून भेज दिया। वहां वो कैद हो गए, जबकि वो कभी फिर हिंदुस्तान लौटकर नहीं आए। अगले दिन जफर का जहाज रंगून के बंदरगाह पर पहुंचा। पहले उन्हें श्वेडागोन पगोडा के पास मेन गार्ड्स में 5 महीने रखा गया। उसके बाद वे उसी जगह अपने लिए बनाए गए नए कैद खाने में चले गए। कैद खाना लकड़ी का बना था। कैद खाने में जफर सहित 15 लोग थे। सबको खाने पीने पर खर्च के लिए रोजाना 11 रुपए दिए जाते थे। लिखने पर पाबंदी के बावजूद जफर यहाँ भी अपनी गजलों में अपना हाल बयान कर रहे थे। बरक़े तजल्ली बहरे खुदा न जला मुझे इश्क में शम्मा साए। बरक़े तजल्ली बहरे खुदा न जला मुझे इश्क में शम्मा सा। न जला मुझे इश्क में शम्मा सा। मेरी ज़िस्त है मिस्ल चिराग़ सहर। मेरी ज़िस्त है मिस्ल चिराग़ सहर। मेरा चैन गया मेरी नींद गई। मेरा चैन गया मेरी नींद गई। जा कहियो उनसे नसीम सहर। जफर की यह अंतिम तस्वीर रंगून की है। इसमें उनके साथ गए बेटे जवां बख्त और शाह अब्बास टोपी पहने पीछे खड़े हैं। 1862 के अक्टूबर तक जफर की सेहत काफी गिर गई। गले की पैरालिसिस के कारण उनका खाना पीना छूट गया। काफी तकलीफ झेलने के बाद 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे जफर का इंतकाल हो गया। जफर को अपने कैद खाने के पीछे शाम में 5 बजे दफना दिया गया। उनके जनाजे में सिर्फ उनके दोनों बेटे और नौकर शामिल हुए। रिवाज के मुताबिक परिवार की औरतें शामिल नहीं हुईं, लेकिन इस कैद खाने के पीछे दफनाए गए जफर की कब्र के निशान को अंग्रेजों ने खतरा समझकर मिटा दिया था। वो जो टूटी कब्र का था निशान, उसे ठोकरों से उड़ा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जिंदा जफर से मुर्दा जफर बहुत खतरनाक है। ठोकर से उड़ाई गई जफर की इस असली कब्र का पता उनके दफन होने के 129 साल बाद 1991 में चला। जफर की इस असली कब्र से 25 फुट दूर की एक जगह को तब तक जफर की कब्र माना जाता था। उसी के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का मार्च कराया था। अंग्रेजों से 1857 के दमन का बदला लेने की बात कही थी। जफर का एक शेर भी दोहराया था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। दिल्ली जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे हम अपनी हिंद बनाएंगे। अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। अब फौज बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। जफर की यह असली कब्र अचानक ही मिली। 1991 तक जफर की मानी जा रही कब्र से 25 फुट दूर मजदूर नींव खोद रहे थे। अचानक उन्हें ईंट की एक कब्र दिखाई पड़ी। यह जफर की असली कब्र थी। उसके अंदर रेशमी कपड़े से ढका स्वाधीनता सेनानी जफर का कंकाल पूरी तरह सुरक्षित था। अब यह जगह एक खूबसूरत दरगाह बन गई है। जफर को सूफी फकीर मानकर लोग यहाँ बरकत हासिल करने और मन्नत मांगने आते हैं। लेकिन सूफी जफर की मिट्टी को
अपने वतन हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाने का आज भी इंतजार है। जब जफर साहब को यहाँ से ले जाया गया तो जफर साहब एक तकिया के गिलाफ में वतन की मिट्टी ले गए, लेकिन जब उनको दफनाया जा रहा तो पहले उनके सीने पे अपने वतन की मिट्टी डाला गया। इतिहास दफन कर चुका है उनको, और उनका अपना मुल्क ज़रूर चाहेगा कि उनके बीच उनके अवशेष हों, चिन्ह हों और याद दिलाते रहें। ये बहुत अच्छी जगह है और आइडिया बहुत अच्छा है जो लोग सोच रहे हैं कि उस कब्र को तो शान से लाया जाना चाहिए और बड़े स्वागत सम्मान के साथ लाया जाना चाहिए। ये प्रश्न भारत की स्वतंत्रता के बाद कभी उठा नहीं है, कम से कम बड़ा गंभीर से रूप से तो नहीं उठा है। लेकिन अगर इस सवाल को जिंदा किया जा सके और उनके अवशेष को सम्मान पूर्वक भारत में ला करके जहां उन्होंने कब्र अपनी बनाई थी या जगह चुनी थी वहां पर उनको दफनाया जा सके, तो ये एक बहुत अच्छा प्रतीक होगा भारत की उस संस्कृति का जिसके वो बहादुर शाह जफर खूब इतने अच्छे प्रतीक थे। महरौली दिल्ली में यह है जफर महल का आंगन। इंतकाल के बाद जफर यहीं दफन होना चाहते थे। आंगन में मोती मस्जिद के पास 3 कब्रें हैं। एक कब्र के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। काले रंग की कब्र जफर के पिता अकबर शाह सानी की है। वे सूफी थे, शुआ नाम से शायरी भी करते थे। सफेद कब्र जफर के दादा शाह आलम दूसरे की है। आफताब नाम से वे भी शायरी करते थे। जफर को शायरी की प्रेरणा दादा से ही मिली थी। यहां से कुछ हटकर सामने जो कब्र है वह जफर के बेटे मिर्जा फखरू की है। उन्हें अंग्रेजों ने जफर के ताज का अगला वारिस बनाया था। जफर ने अपने दादा और पिता की कब्र के पास घास से ढकी यह खाली जगह अपने दफनाए जाने के लिए चुनी थी, लेकिन उनकी यह आखिरी ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हुई। बहुत से लोगों की राय है कि बहादुर शाह जफर की जो वहाँ पर ग्रेव है रंगून में, उसे पूरा एज इट इज़ उठा के ऐसा किया जाए, टेक्निकली पॉसिबल है, लेके हिंदुस्तान लाया जाए और दिल्ली में उनको दफन किया जाए। कि उन्होंने तो लिखा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज ज़मीन मिल न सकी कुएं यार में। तो अब कुएं यार तो वही कुएं यार से मतलब अपना देश अपना वतन ही था, तो उसमें उसे 2 गज ज़मीन तब नहीं मिल पाई थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जज्बा है उनका। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ 2 शेर से जो ज़फ़र के हैं। मैं वो कुश्ता हूँ कि जिसकी लाश पर है दोस्तों एक ज़माना दीदे हसरत से तकता जाएगा। ए ज़फ़र कायम रहेगी जब तलक इक़लीम हिंद अख्तर अक़बाल इस गुल का चमकता जाएगा। आप ज़रा इस पे गौर करें, कायम रहेगी जब तलक इक़लीम हिंद। तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेशंस थे। अब हम लोगों को देखना है हम कहाँ तक उसे पूरा कर सकते हैं। इश्क में क्या क्या मेरे जुनून की न बुराई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया कुछ आग लगाई लोगों ने। लोगों के भी कहता हम पर हम तेरे भी शुक्रगुजार। तेरी नजर ने मारा हमको, तेरी नजर ने मारा हमको, लाश उठाई लोगों ने। तेरी नजर ने मारा हमको, लाश उठाई लोगों ने। कुछ तुमने बदनाम किया।